चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ के साथ, जो आज खुल गया है। 6 अगस्त तक ये आईपीओ खुला रहेगा। इश्यू साइज की बात करें तो ये 6,145 करोड़ है। आईपीओ पर डिटेल से बात करने के लिए अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं यतिन मोहता। तो यतिन, बताएं, ओला आईपीओ की बात करें तो काफी चर्चा में है ये आईपीओ, अब तक रिस्पॉन्स कैसा मिला है? 2024 का सबसे बड़ा अभी तक का आईपीओ ओला इलेक्ट्रिक का खुल चुका है सब्सक्रिप्शन के लिए। 6 अगस्त तक ये आईपीओ खुला रहेगा। और अगर हम प्राइस बैंड की बात करें तो 72 से लेकर 76 की ये प्राइस बैंड पे इशू अवेलेबल है और लगभग 6,145 करोड़ कंपनी आईपीओ के जरिए जुटाना चाहती है, जिसके अंदर फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल भी है। जहां तक कि एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट का सवाल है, येस्टरडे एंकर से कंपनी ने 76 रुपीस पर शेयर के हिसाब से लगभग 2760 करोड़ रुपए जुटाए और मार्की नेम्स आए। डोमेस्टिक मार्केट्स की बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड, सुंदरम म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, निपॉन एमएफ ने पैसे लगाए। और एंकर बुक में एफआईआईस की बात करें तो गोल्डमैन सैक्स, नोमुरा, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, पेंशन फंड और बहुत सारे दूसरे एफआईआईस जैसे कि जुपिटर ने अपना दाव यहां एंकर बुक में लगाया है। ओला इलेक्ट्रिक के फाइनेंशियल्स पे भी अगर हम बात करें तो जबरदस्त तरीके से ग्रोथ आई है। रेवेन्यूज जो 450 करोड़ के आसपास से FY22 में, वो लगभग 10 गुना से ज्यादा बढ़ के आपको 5200 करोड़ के ऊपर दिखाई पड़े। हालांकि कंपनी जो है ऑपरेशनली लॉस मेकिंग है, लेकिन कॉन्फिडेंस है कंपनी में आगे जाके वो ब्रेक इवन होंगे एबिटा लेवल पे और प्रॉफिटेबिलिटी की भी पाथ जो है वो फिक्स्ड आने वाले क्वार्टर्स में आपको दिखाई पड़ सकती है। जहां तक कि मार्केट शेयर का सवाल है, ओला इलेक्ट्रिक कारोबार में सबसे बड़ा मार्केट शेयर इनके पास है। स्कूटर्स में लगभग 42% मार्केट शेयर आपको दिखाई पड़ेगा, जो लगभग दुगना है टीवीएस मोटर्स के मार्केट शेयर के मुकाबले और दूसरे छोटे प्लेयर्स के मुकाबले। तो देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स मिलता है ओला इलेक्ट्रिक के इस मेगा आईपीओ को। शुक्रिया यतिन इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बात करते हैं जोमेटो की। जोमेटो में आज जोरदार तेजी रही। ब्रोकरेज हाउस इस शेयर को लेकर काफी बुलिश है। कुछ ब्रोकरेज तो इस पर 300 रुपए से ऊपर का टारगेट रख रहे हैं। पूरी डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, जोमेटो में आज जबरदस्त तेजी रही, ब्रोकरेज हाउस काफी बुलिश दिखाई दे रहे हैं, पूरी रिपोर्ट क्या कहती है? तो जैसे कि हम देखें तो मार्केट के अंदर तो ताबड़तोड़ तेजी हमें जोमेटो के अंदर देखने को मिली और वैसे ही ब्रोकरेज का भी स्टांस हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर सबसे पहले हम बात करें सीएलएसए की, तो सीएलएसए ने इसे 350 रुपए का टारगेट दे दिया है और अपनी रेटिंग को भी बढ़ा दिया है। अगर बात करी जाए फिस्कल ईयर 25 से लेकर 27 की, तो जो मुनाफे का अनुमान है वो 6 से लेकर 36% तक बढ़ा दिया गया है। बात करी जाए हाइपर प्योर की या फिर गोइंग आउट में हमें अच्छी ग्रोथ संभव है आने वाले टाइम पे। इसके अलावा ब्लिंकिट जो उनके कॉम्पिटिटर है, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें इस टाइम पे जेप्टो, तो उससे काफी आगे बढ़ चुका है। साथ ही साथ जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है और मुनाफा है, दोनों में हमें नतीजों में बढ़त देखने को मिली है और आगे के लिए जो आउटलुक रखा गया है वो भी काफी ज्यादा पॉजिटिव रखा गया है। अगर कस्टमर के मंथली ट्रांजेक्शन की बात करी जाए तो उसमें भी लगातार हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। फिस्कल ईयर 25 क्वार्टर 1 में जो टॉप स्टोर है उसमें 25,000 स्टॉक कीपिंग यूनिट है। इसके अलावा अगर हम बात करें जीओवी पर डॉग स्टोर में लगातार बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। तो पूरा का पूरा जो स्टांस है वहां पे हमें जो नंबर्स है काफी अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम 10 क्वार्टर्स की बात करें तो उसमें जो एमटीसी है उसमें सबसे ज्यादा उछाल देखा गया है। साथ ही साथ फिस्कल ईयर 25 में 1200 करोड़ का रेवेन्यू ग्रोथ का भी अनुमान जताया जा रहा है। ये बात थी सीएलएसए की। अगर अब बात करी जाए जेफरीज की, तो जेफरीज का जो स्टांस है वो भी काफी ज्यादा बुलिश है। खरीदारी की सलाह दे दी है। 275 जो है टारगेट रखा गया है। फूड डिलीवरी सेगमेंट में ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू में अगर देखा जाए तो काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्लिंकिट की, तो ब्लिंकिट ने भी अपने जो नंबर्स हैं काफी शानदार दिखाए हैं और इसका काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। फूड डिलीवरी कारोबार में जो मार्जिन्स है उसमें काफी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। साथ ही साथ दिसंबर फिस्कल ईयर 26 तक हो सकता है कि जो जोमेटो है वो अपने 2000 डॉग स्टोर को ओपन कर ले। इसके अलावा अगर इनके इन ब्रोकरेज के अलावा अगर बाकी ब्रोकरेज का स्टांस भी देखा जाए तो वो भी पॉजिटिव ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सीएलएसए 350 का टारगेट, सिटी बैंक 280 का टारगेट, गोल्डमैन सैक्स 280, मॉर्गन स्टैनली 278 और जेफरीज भी 275 के टारगेट तक यहाँ पे जोमेटो को अपग्रेड कर दिया है। शुक्रिया कंचन। तो ब्रोकरेज हाउसेस का क्या नजरिया है जोमेटो पर, और ये सब जानकारी कंचन ने आपको दी।
चलिए अब बात करते हैं बाजार की। खराब ग्लोबल संकेतों ने बाजार का मूड बिगाड़ दिया है। सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा फिसल कर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली रही। सेंसेक्स 886 पॉइंट गिरकर 80,992 पर और निफ्टी 293 पॉइंट गिरकर 24,718 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली रही। वहीं रियलिटी, मेटल, आईटी, ऑटो शेयर्स पर दबाव दिखा। पीएसई, तेल गैस शेयरों में भी बिकवाली रही। टू व्हीलर सेगमेंट आउट परफॉर्म कर सकता है, ये कहना है ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा का। सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में मिहिर वोरा ने कहा कि एक्सपोर्ट वाली ऑटो एंसिलरी कंपनियां बुलिश दिखाई दे रही हैं। ऑटोमोटिव में हमारा जो व्यू है वो ऐसा लग रहा है कि जो टू व्हीलर सेगमेंट है उसमें वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है, और ये जो टू व्हीलर वाला जो सेगमेंट था वहां पे डाउनटर्न और स्लो डाउन काफी लंबे समय तक चला था। ऑलमोस्ट 3 साल तक हमने देखा कि वॉल्यूम्स नहीं हो रहे थे। अब जाके रूरल इकोनॉमी जो ऑन इट्स फीट आ रही है धीरे धीरे करके, तो उसकी इंपैक्ट हमें टू व्हीलर्स में ज्यादा दिख रही है। तो मेरे ख्याल से वर्सेस कार्स एंड टू व्हीलर्स अब ऐसा लग रहा है कि टू व्हीलर्स माइट आउट परफॉर्म लिटिल बिट। कार्स का मैंने देखा है कि जो मैं कहूंगा कि जो एक्साइटमेंट होती है वो न्यू मॉडल लॉन्चेस के आजू बाजू काफी होती है। तो हमने देखा कि लास्ट 2 साल में अच्छे न्यू मॉडल लॉन्चेस हुए थे, उसकी वजह से हमने अच्छी ट्रैक्शन भी देखी। अब शायद ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 12 मंथ्स में मॉडल लॉन्च साइकिल जो है शायद थोड़ा वीक है। तो मैं कहूंगा एट बेस्ट न्यूट्रल से मार्केट परफॉर्मर ये सेगमेंट रह सकता है। क्या बाजार चक्रव्यूह में फंस गया है? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर जीएसटी हटाने के लिए सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बाद अब टीएमसी ने लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम पर जीएसटी हटाने की मांग की है। इस बारे में बात करने के लिए अब हमारे साथ है वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी हटाने का पूरा मामला क्या है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर जीएसटी की दरें घटाने का दबाव लगातार बढ़ रहा है। चूंकि ये मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है, तो ऐसे में केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें इस पर विचार करने के लिए बाध्य हो सकती हैं। और अभी ताजा हालात ये हैं कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इस मांग को उठाया गया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने स्थगन प्रस्ताव इस मुद्दे पर लोकसभा में पेश किया, उसका नोटिस दिया, और इस मुद्दे पर जब बातचीत करने के लिए बहुत ज्यादा बात रखने का मौका नहीं दिया गया, तो तृणमूल कांग्रेस के सांसद वहां से वॉकआउट कर गए लोकसभा से। और इससे पहले वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी खुद वित्त मंत्री को चिट्ठी लिख चुके हैं कि जीएसटी की दरें हटनी चाहिए, जीएसटी खत्म होनी चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस पर, लाइफ इंश्योरेंस पर। दरअसल बता दूं, इसमें पूरा मामला यह है कि हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी आप लेते हैं, चाहे लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी आप लेते हैं, तो उसका जो प्रीमियम चुकाते हैं उस प्रीमियम पर अलग अलग जीएसटी की दरें होती है। ये जीएसटी की दरें 18% तक चली जाती हैं। पिछले दिनों कई सारे इंडस्ट्री एसोसिएशन ने, एजेंट जो होते हैं पॉलिसी बेचने वाले, वो एसोसिएशन ने इसकी मांग उठाई थी। जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो एसोसिएशन सब मिलकर के कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी के पास गए थे नागपुर में, और वहां के एसोसिएशन ने जब ये बात अपने सामने रखी तो उससे नितिन गडकरी सहमत दिखे, और फिर नितिन गडकरी ने एक चिट्ठी लिखी थी वित्त मंत्री को। उस चिट्ठी के सामने आने के बाद अब तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दों को अपने हाथ में ले लिया है, और ममता बनर्जी ने कल ही इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया था, और अब आज संसद में मामला गुंजता हुआ दिख रहा है। तो ये मुझे लगता है कि अब एक राजनीतिक रंग आ रहा है इसमें, तो ये इस पे हो सकता है कि आने वाले दिनों में सरकार कुछ बीच का रास्ता निकालने पर विचार करे। लक्ष्मण जी, इस पूरे मामले पर आपको सरकार के अंदर से किस तरह का इशारा मिल रहा है? बिल्कुल, जब ये मामला राजनीतिक तूल पकड़ता दिखा तो मैंने वित्त मंत्रालय के अपने सूत्रों से बातचीत की, तो वहां पे 3 बातें निकल कर सामने आई, जो तीनों बातें मुझे लगता है कि ये अब तक के डेवलपमेंट के आधार पर है। पहली बात तो ये कि उनका मानना है कि ये विरोध महज एक राजनीतिक विरोध है। सामने आकर के राजनीतिक तौर पे, राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे जीएसटी की दरें घटाने या हटाने की मांग तो करते हैं, लेकिन जब भी कोई मामला जीएसटी की दर हटाने या घटाने का आता है जीएसटी काउंसिल की बैठक में, तो सबसे पहला विरोध राज्य सरकारें ही करते हैं, क्योंकि उनको इससे काफी ज्यादा राजस्व का नुकसान होता है। तो जीएसटी काउंसिल की बैठक में जब तक राज्य सरकार इस पर सहमत नहीं होंगे, तब तक इस पर कोई फैसला लिया जाना संभव नहीं होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब खुद जीएसटी का रेशनलाइजेशन कमेटी बैठी हुई है, जो जीएसटी के दरों में
बदलाव करने पर विचार कर रही है, 3 दरें होनी चाहिए इस पर विचार कर रही है, तो वहां पे जाहिर तौर पे अलग अलग सर्विस पे, अलग अलग गुड्स पे जीएसटी की दरों में बदलाव होगा, कहीं बढ़ेगा कहीं घटेगा, तो वहां पे ये मुद्दा विचार के लिए आएगा। तब इस पर जीएसटी कमेटी जो है वो विचार करेगी, फिर अपनी सिफारिश देगी, फिर जीएसटी काउंसिल इस पर अपना फैसला लेगा। तो ये कुल मिला के अभी है, तत्काल कोई फैसला लिया जाएगा मुझे उसकी संभावना कम दिख रही है, जब तक कि रैशनलाइजेशन कमेटी अपनी सिफारिश नहीं कर देती है। शुक्रिया लक्ष्मण जी, विस्तार से ये पूरी खबर दर्शकों को समझाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी खबर जिसका सीधे तौर पर सरोकार है घर खरीदारों से। न्यू हाउसिंग स्कीम का दायरा बढ़ सकता है। क्रेडिट लिंक सब्सिडी 45 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की जा सकती है। शहरी विकास मंत्रालय ने ड्राफ्ट नोट और गाइडलाइंस कैबिनेट को भेज दी है। इस पर एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ अब जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक बताएं, ये जो स्कीम का दायरा बढ़ाने की बात की जा रही है, मिडिल क्लास को कितना फायदा होगा? बिल्कुल, देखिए, शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास के लिए जल्द ही बड़ी राहत की खबर मिल सकती है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली कि सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो शहरी स्कीम है उसमें जो मैक्सिमम कैप है 45 लाख, उसको बढ़ाकर 50 लाख कर सकती है। साथ ही जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है उसके तहत जो ब्याज दर की छूट है वो 3% से लेकर 6.5% तक रह सकती है। इसके अलावा सरकार इसमें मिडिल क्लास की परिभाषा को नए सिरे से देख रही है ताकि इसको और ज़्यादा लिबरलाइज और ज़्यादा फ्लैक्सिबल बनाया जा सके, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियरी को फ़ायदा मिल सके। इसके अलावा जो बड़ी बात यह है कि इसके लिए सरकार ने एक सिंगल विंडो सिस्टम भी बनाने का सोच रही है इस स्कीम में, ताकि जो अलग अलग अभी अप्लाई करना पड़ता है बैंकों में और सरकारी पोर्टल पे, उसको न करना पड़े, बेनिफिशरीज को एक जगह सारे अप्रूवल एक साथ मिल जाएं। दरअसल इसके लिए जो शहरी विकास मंत्रालय है उसने ड्राफ्ट नोट और गाइडलाइंस दोनों तैयार कर लिया है और इसको कैबिनेट के अप्रूवल के लिए भेज दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि इसको 2 से 3 महीनों के भीतर अप्रूवल मिल सकता है। जैसा आपको मालूम है कि बजट में सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए और ख़ासतौर से शहरी के लिए, जो गरीब और पुअर मिडिल क्लास रहते हैं उनके लिए 2,20,000 करोड़ रुपए का अलग से एलोकेशन किया है। तो कुल मिलाकर ये स्कीम जल्द ही लॉन्च हो सकती है। बहुत ज़्यादा 2 से 3 महीने का इसमें समय लगेगा। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि उनके लोकसभा में चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद ईडी रेड की तैयारी हो रही है। ईडी के अंदरूनी लोग हैं उनसे ये जानकारी मिली है। इस बात का जिक्र भी राहुल गांधी ने किया है। साथ ही ये भी कहा है कि अब मैं बाह फैलाकर ईडी का इंतजार कर रहा हूं। वहीं राहुल के इस पोस्ट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पूछा है कि राहुल बताएं ये जानकारी कहां से आई। मैं समझता हूं देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं। सदन चल रहा है, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। ये शर्मिंदित हैं, दुनिया से जात का पूछते, अपना जात बचाने से भाग रहे हैं। ये शर्मिंदित होकर के दुनिया में भ्रम फैलाने का काम, इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी नहीं पैदा लिया है। अब खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां पर भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड ने तबाही मचा दी है। लगातार बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से राज्य में कई जगह मकान, पुल, सड़कें पानी में बह गई हैं और कुल्लू के निरमंड, मंडी के पधर और शिमला जिले के रामपुर में लगातार बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। बादल फटने की कई घटनाओं में अब तक 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि लगभग 50 लोग लापता बताए जा रहे हैं। फिलहाल सेना की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। केंद्र सरकार ने भी हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।
हिमाचल प्रदेश ही नहीं, उत्तराखंड में भी बारिश और बादल फटने से तबाही मची हुई है। टिहरी से लेकर केदारनाथ तक हर जगह तबाही के निशान देखे जा सकते हैं। पिछले 2 दिनों में 14 लोगों की मौत यहां पर हुई है, जबकि 10 से ज्यादा लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं। केदारनाथ में भी बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। भारी बारिश के बाद केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है और बड़ी संख्या में लोग यहां पर फंसे हुए हैं। रात के समय भी रेस्क्यू अभियान यहां पर जारी है। अभी तक 4000 से ज्यादा भक्तों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। एसडीआरएफ की टीम केदारनाथ यात्रा पर ड्रोन से रेकी कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में जारी राहत बचाव कार्यों का सीएम धामी से अपडेट लिया और मदद का आश्वासन भी दिया। बात करें वायनाड की, तो यहां पर भी बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड ने सब कुछ तबाह कर दिया। इस त्रासदी में अब तक लगभग 308 लोगों की जान जा चुकी है और अभी भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। फिलहाल सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस लैंडस्लाइड पीड़ितों के लिए 100 से ज्यादा घर बनाकर देगी। Congress family would like to commit to build 100+ houses here. Of course, it is a terrible tragedy. I think Kerala has not seen this type of a tragedy in one area. And I think I'm going to raise it in Delhi and also with the Chief Minister here, that this should be treated differently. This is a different level of tragedy and it should be treated differently. चलिए, फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे पेरिस ओलंपिक की। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब आपको देते हैं पेरिस ओलंपिक का अपडेट। पेरिस ओलंपिक के 7वें दिन भारतीय खिलाड़ी धमाल मचा रहे हैं। अंकिता भगत और धीरज बोमादेवरा तीरंदाजी की मिक्स टीम इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। 2 मेडल जीत चुकी मनु भाकर भी आज एक्शन में है। 25 मीटर पिस्टल के क्वालिफिकेशन राउंड में मनु का शानदार प्रदर्शन जारी है। वहीं ईशा सिंह फाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है। इसी के साथ आज हॉकी के ग्रुप चरण में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का मैच होना है। आज बैडमिंटन का मुकाबला भी काफी अहम रहने वाला है। पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन चुनौती पेश करेंगे। गुरुवार रात को हुए बैडमिंटन प्री क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु बाहर हो गई हैं। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता का लगातार 3 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनने का सपना भी टूट गया। तो ओलंपिक में भारत को आगे किनसे है मेडल्स की उम्मीद और किन खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने किया है निराश, जानने के लिए जरूर देखिए आज शाम 5:57 पर उम्मीदों का ओलंपिक। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।